Okay. So let us start now. Statistical mechanics. Which is actually main part. Thermodynamics का पार्ट थोड़ा छोटा है एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट लार्ज है, ठीक है ना. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इफ यू टेक दिस टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. और दिस इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है. तो इसमें कोई भी बहुत छोटे मोटे कोई चीज़ आएगा तो दैट आई विल रिपीट, बट जो इसका बैकग्राउंड है वो यहीं से शुरू होता है. तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल ही शुरू से शुरू करेंगे. तो इसमें जो रेफरेंस बुक्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, वो आर के पाथरिया है. एंड ऑल्सो आई टेक सम पार्ट, some questions and concepts from Reef. Reef is very original book on statistical mechanics. डिफरेंट बुक्स में नोटेशंस जो है ना वो बहुत अलग अलग हैं. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ये प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो मैं किसी चीज़ को ओमेगा लिखता हूँ तो किसी और बुक में किसी और चीज़ को ओमेगा ले लेते हैं, तो उस तरीके से आप सिंबल्स पे नहीं जा सकते. ईएमटी वगैरह में वो प्रॉब्लम नहीं है. ईएमटी में वो बड़ा ही मतलब बहुत ही स्टेब्लिश्ड टॉपिक है. तो उसमें क्या होता है कि ई ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी ही मैग्नेटिक फील्ड है, कैपिटल ए ही वेक्टर पोटेंशियल. तो कोई भी बुक उठाते हो तो तुम्हें एटलीस्ट सिंबल्स की दिक्कत नहीं होती. वह स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी उस तरीके से, जैसे अगर मैं पढ़ाने के तरीके के बारे में बोलूं तो सबसे मैच्योर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो चुका है. ऑलमोस्ट सारे टीचर्स के पढ़ाने का तरीका सेम हो, क्योंकि चैप्टर्स का जो फ्लो है वो भी बहुत ही स्टेब्लिश हो चुका है और सब लोग उसी से इंस्पिरेशन लेते हैं कि जैसे उसमें सब कुछ मेटेरियलाइज है, पता है कहाँ से शुरू करना है कैसे खत्म करना है, वैसे ही बाकी टॉपिक्स में भी वैसा ही होना चाहिए ताकि आपको वो फ्लो फील हो, राइट. तो उस वजह से थोड़ा बहुत मैंने ऊपर नीचे कर लेता हूँ कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है. मेरे हिसाब से जो इतने दिनों में जो मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ पहले बताई जाए, ये चीज़ बाद में बताई जाए, तो जरा सीक्वेंस देखो कैसे रहेगा. तो शुरू करूंगा मैं. पहले थोड़ा फंडामेंटल डिस्कस करेंगे हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी. क्योंकि आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज अबाउट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट प्रोबेबिलिटी. तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, कैसे सिस्टम में प्रोबेबिलिटी की एंट्री होती है, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स कैसे एंटर करते हैं किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है. और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को आप अपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से अलग थोड़ा सा रखना, क्योंकि अभी अगर आप तुरंत पूरा बोझ ले लोगे प्रोबेबिलिटी का कि भाई इसमें तो इतने सारे केसेस होते हैं, उतने ढेर सारे केसेस हमारे में यूज नहीं होते. तो इसलिए उस चीज का प्रेशर नहीं लेना है कि यार मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे उसका बहुत ही इन अ वे बहुत ही सिंपल फॉर्म यूज होता है. ओके, और जो भी यूज होगा वो मैं सिखाऊंगा. इसके बाद ये बैकग्राउंड आपको दे देगा थोड़ा सा, और इसके बाद आ जाता है एनसेम्बल थ्योरी. एनसेम्बल थ्योरी गिवन बाय गिब्स. ensemble theory given by गिब्स. तो गिब्स ने स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स को समझने के लिए उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है.
क्योंकि ज्यादातर सिस्टम उसी के अंदर आ जाते हैं और उसको इंसेंबल थ्योरी कहते हैं। बट ये अप्रोच ही अकेला अप्रोच नहीं है। अगर आप लैंडाउ वगैरह की किताबें पढ़ो तो उन्होंने उसको किसी भी एंसेंबल में डिवाइड नहीं किया है। उन्होंने जनरल अप्रोच रखी है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले देखो क्या क्या वेरिएबल्स है और उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, ठीक है ना। बट दिस इज मोर पॉपुलर क्योंकि इसमें हमें तुरंत ही जो भी क्वेश्चन आता है वो तीनों में से किस कैटेगरी में जाएगा, पहला काम सिर्फ ये कर लेना है कि जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा या सेकंड या थर्ड। तो इंसेंबल थ्योरी में हम लोग 3 टाइप के एंसेंबल्स पढ़ेंगे। ओके, एक होगा माइक्रो कैनोनिकल, एक होगा कैनोनिकल और एक होगा ग्रैंड कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल, ये 3 टाइप के एंसेंबल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एंसेंबल विल बी सेट ऑफ पैरामीटर्स। तो आप कुछ पैरामीटर सेट कर दोगे किसी सिस्टम का तो उसको हम एक एंसेंबल कह देंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी पूरा डिस्कशन होगा, कैसे उसको हम अप्रोच करते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज एंसेंबल थ्योरी। एंसेंबल थ्योरी के बाद वी कैन डिस्कस आइडेंटिकल पार्टिकल्स, identical particles, and especially quantum particles such as fermions and bosons। इसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा, फर्मियंस को और बोसॉन को, ठीक है। एंड देन वी विल डिस्कस फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फेज ट्रांजिशन में सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन विल बी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ऑर्डर phase transition and I will also teach you first order। फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ाऊंगा बट फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा थर्मोडाइनेमिक हो जाता है और प्योरली जो स्टैटिस्टिकल का कॉन्सेप्ट यूज होता है वो दैट इज फॉर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जैसे मेटल का सुपर कंडक्टर में बनना, हीलियम का सुपर फ्लूइड में कन्वर्ट होना, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको 2 मेथड डिस्कस करूंगा। पहले को हम कहते हैं आइजिंग मॉडल और दूसरे को हम कहते हैं गिन्सबर्ग लैंडेउ फेज ट्रांजिशन। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आइजिंग मॉडल एंड गिन्सबर्ग लैंडेउ फेज ट्रांजिशन। अब अभी तक ये जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है दिस इज पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम statistical mechanics। So whatever I have discussed here is actually part of equilibrium statistical mechanics। What do you mean by equilibrium statistical mechanics? That means sufficient time has passed, so with respect to time things are not changing now, okay। temporal dependence नहीं है और अगर टाइम आ गया तो मान लो आप जानना चाहते हो कि जीरो से देखना शुरू किया और इक्विलिब्रियम आते आते रास्ते में क्या हो रहा है, हाउ द पैरामीटर्स आर चेंजिंग, सो दैट इज कॉल्ड नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सो दैट इज कॉल्ड नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। non-equilibrium statistical mechanics। In this we will discuss random walk, problem and
आइंस्टाइन स्मोकुवास्की इक्वेशन एंड डिफ्यूजन, ये सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी अभी इसमें टाइम इवॉल्वमेंट जो है वो रहेगा, मेंटेन रहेगा, और ये बहुत ही थोड़ा है। दिस इज वन ऑफ द रीसेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अभी कह सकते हो कि जैसे हर ब्रांच होता है ना, कि जैसे 1900 में जो क्वांटम फिजिक्स थी जो शुरू शुरू हुई है, ऐसे ही ये भी बहुत पुरानी ब्रांच नहीं है। लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल इज टू बी डेवलप्ड एंड इट इज टफ ऑल्सो, बिकॉज जब आप स्टैटिस्टिकल सिस्टम में टाइम डिपेंडेंस लेकर आ जाते हो तो चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं। अगर आप इक्विलिब्रियम पे देखते हो तो चीजें थोड़ी आसान होती है। ओके, तो ये है तुम्हारा ओवरव्यू, क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, क्लियर है? एक और थोड़ी सिंपल बुक भी है जो मैं जैम वगैरह के स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं, एंड दैट इज गर्ग बंसल घोष। और ये सारी बुक अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ड्राइव का लिंक दे रखा है, उस ड्राइव में पड़ी हुई है, तो कभी भी देखना है आपको तो आप देख सकते हो। ठीक है, सो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दिस विल बी द फ्लो, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को। और आपको यू विल बी सरप्राइज दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हियर। कैनोनिकल, ठीक है, तो अभी भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कैनोनिकल से ही क्वेश्चन आया था। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम statistical distribution and probability. Statistical probability. बहुत सारे टर्म्स आते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ओके, जैसे, और इन सबको मैं कोई डेफिनेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि आपको उनको समझना चाहिए किसी क्वेश्चन में जाके, बजाय कि आप उसका डेफिनेशन याद कर लो, उससे भी कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये सारे टर्म्स आएंगे, सिस्टम, रिजर्वायर, सराउंडिंग, स्टेट, माइक्रो स्टेट, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट। और मैं चाहता हूं आप ये नोट कर लो और जैसे जैसे समझते जाना उसको टिक लगाते जाना कि यार ये समझ लिया। एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, प्रायरी, पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये भी समझ लेना है हमें। और कोई आएगा तो मैं यहाँ पे आपको नोट करा दूंगा, फिलहाल इतना ही याद आ रहा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल टर्म्स एब्सोल्युटली और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ये सारे टर्म्स आते जाएंगे, जैसे जैसे समझते जाओ वैसे वैसे टिक करते जाना। इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। राइट, चलो, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर मैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कह दूं तो मुझे लगता है कि वो बोल्ट्जमैन है।
because Boltzmann was the first to introduce the concept of probabilities to a physical system, thermodynamic system. उससे पहले किसी को ये बिलीव नहीं था कि probability which is something related to games, coins, some chance वाले जो गेम्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्या मॉलिक्यूल भी फॉलो करते हैं. दैट वाज द मेन कंसर्न कि लोगों को लगता था ये बिल्कुल ही गलत होगा. दैट्स व्हाई नोबडी बिलीव्ड. और आपको वो स्टोरीज पता ही होंगे कि हाउ इवन आफ्टर फॉर्मुलेटिंग सच अ ब्यूटीफुल थ्योरी ही वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. और उसके बाद बहुत सारी स्टोरीज हैं कि इवन द सुसाइड ही कमिटेड वाज बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन दैट इन every talk and every conference कोई भी उनके बड़ा आदमी कोई उनके सपोर्ट में नहीं आता था कि भाई इस तरीके की चीजें भी एग्जिस्ट कर सकती, राइट. तो बोल्ट्जमैन ने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया उसको जरा हम लोग एक, मैं शुरुआत करता हूं एक क्वाइन से, बिकॉज क्वाइन आप लोग अच्छे से समझते हो, ठीक है ना. और आप ये देखोगे कि क्वाइन कैसे रिलेट हो जाता है एक फिजिकल सिस्टम से. सो क्वाइन में क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैं एक क्वाइन लेता हूं, इफ आई टेक वन क्वाइन, तो क्वाइन में क्या होगा, दो स्टेट्स होंगी, हेड और टेल. तो यहां से आपको स्टेट क्लियर हो गया. व्हाट इज अ स्टेट? इन दिस केस स्टेट इज हेड एंड टेल. सो इफ आई हैव टेकन वन क्वाइन, तो वन क्वाइन की स्टेट्स को मैं कैसे लिखूंगा? पहली स्टेट है, यहां पे मैं लिखूंगा हेड, और दूसरी स्टेट है, यहां पे लिखूंगा मैं टेल. तो क्वाइन की पहली फोटो खींची, हेड आया, दूसरी फोटो खींची, टेल आया. तो ये इसकी माइक्रो स्टेट्स हो गई. दीज आर माइक्रो स्टेट्स बिकॉज वन फोटोग्राफ विल रिप्रेजेंट वन स्टेट. तो आपने पहले फोटो खींचा, यू गॉट हेड. आपने दोबारा फोटो खींचा, यू गॉट टेल. नाउ इफ यू क्लिक अदर फोटोज, आइदर हेड विल कम और टेल विल कम. yes or no? So that we don't have to include because you have taken it one at a time. ठीक है. तो ये माइक्रो स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो स्टेट. तो सिस्टम इज अ कॉइन, कॉइन इज योर सिस्टम, and state is head and tail. Head can be one state, tail can be another state. And if I write all possible states, अगर मैं सारे possible states लिख दूं, those are called micro states. Those are called micro states. And if I take two coin, if I take two coin, again state will be either head or tail. These are the possible states of both coin. And if I count all of them, so it will be head head, tail tail, and head tail, head tail. This is coin 1 and this is coin 2. So how many states you got? 1, 2, 3, 4. 4 states. How many microstates are there? 4 microstates. तो 4 microstates are present. ठीक है. पहली फोटो ली, हेड हेड आया, दूसरी फोटो ली, हेड टेल आया, तीसरी फोटो ली, टेल हेड आया, चौथी फोटो ली, हेड हेड आया. अब कोई भी फोटो लोगे तो इनमें से ही कोई आएगा. No new microstate will be there. So these are all possible microstates. Correct? Now system is of two coins. Possible states of a coin are head or tail. But when you check the microstate, you get it like this. Correct? तो जो state है, which is for a coin head or tail, that can be related to
इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं सपोज एक सिंपल इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, सपोज आई टेक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो फिलहाल आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिक स्पिन, मैग्नेटिक स्पिन के बारे में बात करता हूं। तो ये क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है, लेट मी रिवाइज इट क्विकली फॉर यू, कि अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट m है और वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, दोनों वेक्टर है, तो इसकी जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय माइनस m डॉट b। ये आप क्लास 12th में पढ़ते हो। और अगर थीटा 0 है तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी है, और अगर थीटा 180 है तो u इज इक्वल टू प्लस एम बी है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। सो ये जो है दिस इज बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, not static, stable. This is called stable equilibrium and this is called unstable equilibrium. तो आपने किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो देयर विल बी एनर्जी एसोसिएटेड विद इट एंड दैट एनर्जी कैन बी, अगर मैं थीटा को 2 ही ले रहा हूं, मान लो पैरेलल, अब मैं यहां पे देखो बहुत सारी स्टेट्स ले सकता हूं, लेकिन टू बिगिन विद भाई जैसे थीटा तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, लेकिन मैंने सिर्फ थीटा 2 लिया है, 0 और पाई, और जब बहुत लिया लैंजविन ने तो उनको उस पर नोबेल प्राइज मिला, तो सारे स्टेट्स लेके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, दैट इज कॉल्ड लैंजविन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है ना, बट दैट इज नॉट सो इजी, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। तो मैग्नेटिक स्पिन अगर मैं लेता हूं तो यहां पे अगर सपोज आई टेक सिंगल स्पिन, if I take single spin then what will happen, single spin, सिंगल स्पिन कैसी होगी, सिंगल कॉइन जैसी, तो इसकी स्टेट्स क्या है, अप एंड डाउन, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो जब मैं एक लूंगा तो R 1 और 2 हो जाएगा, एक अप और एक डाउन, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी माइनस एम बी और इसकी प्लस एम बी। तो ये इसके सारे माइक्रो स्टेट्स हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं एंड आई विल टेक 2 स्पिन्स। So suppose you have 2 spins, then what will happen? If you take 2 spin, then it will be 1, 2, 3, 4, and let sigma 1 is the first spin and sigma 2 is the second spin. और आपको मैं प्लस से लिखता हूं, सिंप्लीफाई, ये एरो बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है, तो इट विल बिकम प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सो एनर्जी विल बिकम, बताओ, माइनस 2 एम बी, ये 0, this 0 and this plus 2 एम बी। यहां के हिसाब से एनर्जी लेवल, अब देखो, when you have a system and there are many particles in the system, so they interact with each other or with the external field and different energy levels will be formed. So how the energy levels will be formed, you can see it from here.
Here energy level is formed is minus mb and plus mb. Two energy levels are formed. This is energy level E1, this is energy level E2. And these have no degeneracy. This is called non-degenerate. तो उसमें word एक और add कर लो, degeneracy in that. This is non-degenerate. Non-degenerate. And in this, you have minus 2 MB, 0, which is doubly degenerate, and plus 2 MB. This is also non-degenerate. So from here you can see how degeneracy enters in a system. So this is called doubly degenerate. Doubly degenerate. So particle is interacting with the magnetic field. A magnetic spin is interacting with magnetic field. A magnetic dipole is interacting with a magnetic field. You can take any name. And electron is also like a magnet. So it is interacting with the magnetic field and it is creating energy levels. So this is how energy levels are formed. So formation of energy level, समझ गए? How energy level is formed. And let me now take, so जैसे जैसे हम ये increase करेंगे, number of particles increase करेंगे, we will start getting better and better picture of the system, because statistical system works well with large number of particles. आपको पता है statistical mathematics कब अच्छे से काम करता है? जब आपके पास large data हो. तो बिकॉज जब आपके पास डेटा ज्यादा होता है तो उससे जो आप प्रेडिक्शंस करते हो वो काफी हद तक सही होते हैं. जैसे आपके पास लंबा डेटा आता है, ग्रुप ऑफ डेटा आता है, फिर आप डिसीजन लेने में आपको काफी आसानी हो जाती है, बिकॉज अब वो काफी हद तक क्लोज टू द ट्रूथ हो जाते हैं. ठीक है ना, क्लोज टू द ट्रू वैल्यू हो जाते हैं. तो अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं नंबर, if I increase the number, suppose I take 3 spins. 3 spins kept in magnetic field B having magnetic moment mu naught. It is given, suppose. So 3 spins means how many number of microstates? 2 to the power 3. 1 spin means 2 to the power 1. 2 spin means 2 to the power 2. 3 spins means 2 to the power 3. So number of microstates is this, and if I draw, this is R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And this is spin 1, spin 2, spin 3. This is energy U. So plus 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 minus 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 plus plus minus minus plus plus minus minus plus minus plus minus plus minus plus minus. ये बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? How I have written this? Yes, sir. So let us see. This will become minus 3 mu naught B energy. This will be minus mu naught B minus mu naught B, and this is plus mu naught B. This is minus mu naught B. This is plus mu naught B. This is plus mu naught B. And this is plus 3 mu naught B. ये आपके एनर्जीज हो गए 3 स्पिन के. Now how the energy levels will be formed? Minus 3 mu naught B, then
माइनस म्यू नॉट बी के कितने लेवल्स हैं? 3, देन प्लस म्यू नॉट बी, हाउ मेनी लेवल्स? 3, एंड देन 3 म्यू नॉट बी, हाउ मेनी लेवल्स? 1. So these are non-degenerate and this is triply degenerate. ठीक है? अब जो हेड और टेल था उसकी प्रोबेबिलिटी सेम थी. देयर इज नो प्रेफरेंस कि हेड होगा या फिर टेल होगा. ऐसे ही यहां पे देयर इज नो प्रेफरेंस ऑफ द स्टेट्स. ये सारे स्टेट्स इक्वली प्रोबेबल हैं, बट कौन से एनर्जी लेवल में पार्टिकल होगा दैट इज अ इंटायरली डिफरेंट मैटर. इस बात को सब लोग पहले ध्यान से समझ लो. जैसे हेड और टेल होना एक अलग बात है, बट उसका जो कॉम्बिनेशन है उसकी प्रोबेबिलिटीज अलग होंगी. यस और नो? बट हेड और टेल इटसेल्फ जो है, तुम कहते हो ना अनबायस्ड कॉइन है. कॉइन इज अनबायस्ड मींस हेड एंड टेल इज सेम. सो ऐसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वी कॉल दिस इक्वल प्रायोरी. इक्वल प्रायोरी, क्योंकि ये अगर हमने वायलेट किया तो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हेड लेने की भी प्रोबेबिलिटी मुझे अलग लेनी पड़ेगी, टेल लेने की भी प्रोबेबिलिटी अलग लेनी पड़ेगी. तो यहां पे सपोज 8 स्टेट्स आए, तो किसी भी माइक्रो स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, सपोज आई वांट टू राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग एनी ऑफ द माइक्रो स्टेट्स, दैट विल बी 1/8. So actually it will be 1 by omega. It will be 1 by omega. तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रायोरी, दैट हम किसी भी स्टेट को कुछ एक्स्ट्रा महत्व नहीं दे रहे हैं. जितने भी माइक्रो स्टेट्स आए हैं उन माइक्रो स्टेट्स के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, बट फाइनली इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ये एक अलग क्वेश्चन है जिसको हम अलग से हैंडल करने वाले हैं. ठीक है? अब ये देखो यहां पे डिजेनरेसी भी आ गई. ये है नॉन डिजेनरेट, ये है ट्रिपली डिजेनरेट, ये है ट्रिपली डिजेनरेट और ये है नॉन डिजेनरेट. और यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज टू सी कि अगर मैं जस्ट ये देखूं कि अलग अलग स्टेट्स में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग जो स्टेट्स क्रिएट हुए हैं, तो देखो वो अपने आप बाइनोमियल आना शुरू हो जाएगा. लेट अस मार्क दिस. दिस इज सपोज 0, दिस इज म्यू नॉट बी, दिस इज माइनस म्यू नॉट बी, दिस इज 3 म्यू नॉट बी, and this is minus 3 mu naught b, and this is the axis of probability, probability of going into these states. So इसकी probability कितनी आएगी? Suppose this is 3/8 and this is 1/8. I have marked them. This is probability axis. So you will get, let us draw a bar graph. You will get here 3/8. You will get here 3/8. And you will get here, oh sorry, मैंने कम वाले को ऊपर बना दिया. This is 3/8. This is 1/8. So this will be having probabilities like this.
this will be having probabilities like this, and this one is 1/8, so this will be like this, and this will be like this. So with the help of bar graph, and you can see the trend has already started. It is something like this and going like this, जो कि बाइनोमियल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिखने लगा. ठीक है, लुक्स लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. वो भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको. तो एक बार चेक करो, देखो समझ आता है ये और ये इक्वल है, एंड दिस दिस टू आर इक्वल. अब अगर और ज्यादा पार्टिकल्स ले लो तो ये और अच्छे से ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा. अब मैं आपको इफ आई से कि माइक्रो स्टेट्स, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज माइक्रो. हेयर कितने माइक्रो स्टेट्स हैं? 8 माइक्रो स्टेट्स. अब मैं आपको समझाना चाहता हूं एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्टेट्स एंड एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स. इट इज जस्ट लाइक दिस. आई गिव सेम एग्जांपल बिकॉज दैट इज वेरी गुड. कि भाई जैसे किसी प्रोग्राम में आप जाते हो तो अलग अलग कैटेगरीज की पहले तो कितनी कुर्सियां हैं वो माइक्रो स्टेट हो गई. इन अ वे तो आप हर कुर्सी पे बैठ सकते हो, लेकिन फिर कुछ कुर्सियां होंगी जिन पे आपको अलाउड नहीं है बैठना. जैसे आपने देखा वो कह दिया था भाई आगे वाला छोड़ दो, ये चीफ गेस्ट वाली रो हो गई. यस और नो? या फिर आपने अगर टिकट 500 रुपए वाला ले रखा है तो ऑब्वियसली आप 1500 वाले में एक्सेसिबल नहीं हो. तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होना अलग है और नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स होना अलग है. अगर मैं कह दूं एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, अगर मैं ये बात कह दूं कि इस वाले सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो है -μ0b. ये है इफ. अगर मैं कह दूं कि इस सिस्टम की टोटल एनर्जी -μ0b है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि -μ0b वाले कितने माइक्रो स्टेट्स हैं. तो बाकी स्टेट्स एक्सेसिबल नहीं रह गए क्योंकि वो तो वायलेट करने लगेंगे एनर्जी को. तो एक तरीके से टिकट की प्राइस डिफाइन कर दी मैंने, राइट. सो ओमेगा एक्सेसिबल इज इक्वल टू 3 हो गया. अब यहां से आपको एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट समझ में आ गया कि इफ सम कंस्ट्रेन इज पुट ऑन द सिस्टम पे अगर कोई कंस्ट्रेन लगा दिया गया है, देन all the microstates will not be accessible, only few microstates will be accessible, and those are called accessible microstates. Sorry, कैसे? ठीक है, समझ आ रहा है? चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं. ये सारे एग्जाम्पल रीफ से लेता हूं मैं. और सोचो इतनी सिंपल बातें हैं, बट जब पहली बार आप अगर नहीं पढ़े हो तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इट इज नॉट दैट इजी. जब आप पढ़ लेते हो तब आसान लगता है. और इससे पहले एक पैराग्राफ लिखा होगा. थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेन इज कि आपको लैंग्वेज पढ़ के और उससे मीनिंग डिराइव करनी. हालांकि ये तो हर टॉपिक पे अप्लाई होता है, बट इसमें कुछ ज्यादा ही होता है. क्योंकि
भाई आप तो बड़े ही आइडियल टाइप के सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करते हो। रियल लाइफ में क्या है, एक कप कॉफी रखी हुई है तो कप भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अगल बगल वाले हवा भी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तुमने फूंक मार दी तो कुछ और हो गया। वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। बट when we solve problems we are given with very very ideal systems. So to idealize that system उनको पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ता है। Consider a system this it is not interacting with outside, the walls are adiabatic, particles are also not interacting with each other। तो इसलिए पूरा बड़ा पैराग्राफ लिखना पड़ता है। उसमें से कुछ ही चीजें हैं जो बहुत खास इंपॉर्टेंस की होती हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन रीडिंग की हैबिट अभी से डेवलप करनी है। और ये मैं बता रहा हूं, ये वैसा ही है जैसा कि अगर मैं आपसे 15 दिन पहले कहूं कि आप अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर लो, तो इसका फिर कोई वो ला इलाज हो गया, इट कैन नॉट बी डन। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हाउ टू रीड अ क्वेश्चन, हाउ टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम दैट। और आज के समय में जब पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो वो पेपर का पैटर्न सिर्फ नेट एग्जाम का नहीं बदल रहा है। अगर आप पूरा पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखोगे तो अब प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम को समझना, जैसे सपोज कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते और मैं एक पैराग्राफ में पहले वो टॉपिक आपको समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा। इस टाइप से बच्चों का सिलेबस बदल रहा है। छोटे उसमें एजर्शन आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, इवन इन साइंसेज, कि भाई आप सपोज किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते, बट मैं आपको पहले एक पैराग्राफ में समझाऊंगा, देन आई विल गिव क्वेश्चंस ऑन दैट। ठीक है, तो हम लोगों का भी तुम देखोगे तो जो नए नए सिस्टम्स आते हैं, अब जैसे स्टूडेंट कहेंगे सर इस टाइप का तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। अरे भाई उस टाइप का मैं पढ़ा भी नहीं सकता, बिकॉज देर आर मिलियन टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। अब मैं जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, 3 इलेक्ट्रॉन है, अब वो आपको दे सकता है इन अ ब्लैक होल दिस काम वही करना है, लेकिन तुम इन अ ब्लैक होल पढ़ के ही छोड़ दोगे क्वेश्चन, भाई ब्लैक होल मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। तो एंट्रोपी का क्वेश्चन ब्लैक होल से भी रिलेट हो जाता है। आपको उतना ही करना होगा जितना आपने पढ़ा है, लेकिन क्या आप वो पैराग्राफ पढ़ के अपना पेशेंस मेंटेन करते हो लास्ट तक, या पहले ये सोचते हो कि यार ये कीवर्ड आ रहा है ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। आप ये सोचो ये जो बता रहा है इसमें से कौन सी चीज हमारे सिलेबस से रिलेट हो रही है। ठीक है, और इसकी ट्रेनिंग बताने से नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन से होगी। टू रीड द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so let me take a question and I want to, if complete language is available, yes, I want you to read it and just draw. Just read the question. Is it there? Everybody is added na in the group? No? Okay. जरा क्वेश्चन पढ़ो, बाकी सब लोग एडेड हो, तुम ही नहीं एडेड हो। कोई नहीं, उस कैमरा ऑन कर दो। Read it.
क्या मैम? This is a question from Reef. Read the language. Consider a system A star which consists of two subsystems. तो A star एक सिस्टम है, उसके अंदर दो छोटे छोटे सिस्टम है, A और A डैश. तो ऐसे बना लो, A स्टार एक सिस्टम है, उसके अंदर दो सब सिस्टम्स हैं, A और A डैश, which consist of two subsystems A and A dash, which can interact to a small extent. A और A dash हल्का फुल्का इंटरैक्ट कर सकते हैं, and thus can exchange energy with each other, और एक दूसरे के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं. सिस्टम ए कंसिस्ट ऑफ 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स. तो सिस्टम ए में कितने स्पिन है? सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3. इसमें 3 स्पिन्स हैं. ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट म्यू नॉट. इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? म्यू नॉट. एंड इसमें 2 स्पिन है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 2 म्यू नॉट. सिस्टम ए स्टार इज लोकेटेड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी. ये किस में रखा हुआ है? बी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी पूरा ही बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. होल ऑफ दिस इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब नाउ यू रीड द क्वेश्चन. क्या आप फटाफट ये तुरंत लिख सकते हो पढ़ के? कैन यू डिराइव द मीनिंग एंड राइट दिस मच क्विकली? इट्स नॉट दैट इजी इफ यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, राइट? अब ये भी देखो, टोटल स्पिन कितने हो गए? 5. So we know that total number of microstates will be 2 to the power 5, which is 32. So let us do this quickly. 32 के लिए क्या करेंगे? 16 plus 16 plus 16 minus 8 plus 8 minus 4 plus 4 minus 2 plus 2 minus plus 1 plus minus plus minus plus minus. समझ आया? Sir, what's the question here? First question, I have not given you the question. Just read the I read the paragraph and make the microstates. That is the first question. So write question A. Question A is write all microstates. That is question A. So all 32 microstates you have to make. So let us do it quickly. Make it in your copy. ये 16 है, फिर 16 नीचे माइनस. ऐसा करो कि एक ही पेज में आ जाए तो अच्छा रहेगा. And finally here, अच्छा, अब this will be very very interesting that यहां की एनर्जी म्यू नॉट से लिखी जाएगी, बट यहां की एनर्जी 2 म्यू नॉट से लिखी जाएगी.
ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं पहला लिखूं, ये हो गया 16 2 3 5 6 8 it will be like this. First energy will be, this is 3 mu naught and this is 4 mu naught. Check this, 3 mu naught and this is 2 to the 4 mu naught. So 3 and 4 7. So energy will be minus 7 mu naught B. This is the first energy. ये समझ आया भाई? यहां पे म्यू नॉट है तो तीनों प्लस हैं, तो म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट 3 म्यू नॉट। यहां पे 2 अप है बट एक ही का 2 म्यू नॉट है। 2 2 4 4 and 3 7। तो दिस इज today's homework. Write all microstates. Write all the microstates. ठीक है, लिख लिया? तो अब ये बताओ, those who have written it, second question, draw energy levels. Second question is draw energy levels. Once you write the microstate, then draw energy levels. तो what are the energy levels? अगर किसी ने ड्रॉ कर लिया हो तो बता सकता है। Energy levels will be formed, na? What are those energy levels? So draw energy levels. C, probability, bar graph, probability का बार ग्राफ ड्रॉ करो। D, omega if total energy is -3 mu naught B. अगर टोटल एनर्जी -3 mu naught B हो जाए तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने होंगे? और इनको क्या कहेंगे हम? एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कर लोगे? कॉपी बनाइए आप, ठीक है? क्योंकि पेपर्स तो गायब हो जाते हैं। अगर टोटल एनर्जी -3 mu naught B है तो अच्छे से करना, पूरा सीख जाओगे, ठीक है? और ये माइक्रोस्टेट लिखना इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसे अलग अलग सिस्टम आएंगे, सब में हमें माइक्रोस्टेट लिखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? इट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। Number of microstates is the central idea of the statistical mechanics. So Boltzmann figure it out कि अगर हमें ये पता चल जाए कि सिस्टम कितने तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कितनी फोटोज खींची जा सकती हैं अलग अलग, तो मुझे सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन में भी अगर सबके सारे रूप पता चल जाए तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान कैसा है। ठीक है, तो वैसे ही सिस्टम के बारे में भी है। तो ये करके लाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।